नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। विनोद शर्मा टॉक शो में आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है। और कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। इस पर देश भर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। लेकिन आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं एक फौजी से, और वो भी ऐसे फौजी हैं जो 1994 से 2000 तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में रहे। 109 इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कैप्टन विकास गुप्ता जी। मैं आज के इस कार्यक्रम में कैप्टन विकास गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार कैप्टन साहब। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं कि कैप्टन विकास गुप्ता जी इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में उपकार, जो कृषि से संबंधित एक संस्था है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान पर विशेष कार्य भी हुए हैं। क्योंकि हम इस समय एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे उत्तर प्रदेश के उस कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उनकी जो उपलब्धि है, उस पर भी बात करेंगे। विकास जी, सबसे पहले मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जो हमारा 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में, और जिस तरीके से वो घटना की गई, उसके बाद भारत ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति को 6-7 मई की रात में अंजाम दिया। उसके बाद घटनाक्रम चला, फिर सीज फायर हो गया। क्योंकि आप सेना में रहे हैं, और सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो रणनीति अपनाई भारत की जनता की कसौटी के मुताबिक, उसका आप किस नजरिए से देखते हैं? अ, विनोद जी, ये बड़ा दुखद हादसा हुआ। आतंकवाद आतंकवादियों ने हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में पहली बार टूरिस्ट को उन्होंने मारा। और इससे पहले कभी नहीं हुआ कि टूरिस्ट स्पॉट्स पे हमला हुआ। एक बार बहुत सालों पहले अमरनाथ यात्रा में जरूर हमला हुआ था, लेकिन वो उसमें सुरक्षा बलों में ही आपस में थोड़ी सी गोलीबारी के कारण काफी लोग मरे थे। लेकिन इस बार आतंकवादियों ने चुनकर एक ऐसा जगह, ऐसा स्पॉट चुना जिससे कि एक बहुत दूर तक अपने आतंकवादी घटना को अंजाम देने का मैसेज दे सकें। ऐसा घटना हुई 22 अप्रैल को। जी। उसमें उन्होंने, उनका उद्देश्य बहुत दूर तक का था। न सिर्फ उन्होंने निर्दोष टूरिस्टों को मारा, बल्कि उन्होंने धार्मिक आधार पर चुन चुन के मारा उन्होंने। तो उनका एक घिनौना प्रयास न सिर्फ आतंक फैलाना था, बल्कि देश में भी धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने का भी उनका उद्देश्य था। और बड़ा ही बीभत्स था। और जिस तरीके से आतंकवादी आए और वो मार के चले गए, उसकी न सिर्फ भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया उसके बाद, जैसा आपने देखा, हम आगे चर्चा में उस पर डिस्कस करेंगे, बल्कि पूरे विश्व में उसकी बहुत भर्त्सना की गई है। और उसमें पाकिस्तान का एक बार फिर घिनौना चेहरा उस आतंकवादी घटना के बाद उजागर हो गया। हम्म। तो जिस तरीके से ये घटना हुई, और उससे पहले फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक पाकिस्तान में वहाँ के जो अलगाववादी आतंकवादी नेता हैं, वो सब इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमें 2 फरवरी 2026 तक हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद वहाँ के जो आर्मी चीफ है मुनीर का स्टेटमेंट आया। तो ये जो चीजें हुई, कहीं ना कहीं इन लोगों की रणनीति का एक हिस्सा था कि उस समय ही हमला करना है। और इनको टूरिस्ट, क्योंकि कश्मीर में 2.5 करोड़ के करीब लोग वहां पहुंचे, उसका रेवेन्यू पे असर पड़ा। और 2019 में जब धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद से लेकर पिछले 5-6 सालों में कश्मीर में जो प्रोग्रेस हुई, विकास के काम हुए, उनको ध्यान में रखते हुए शायद उन्होंने उनको वो पसंद नहीं है विकास। उनको वो धर्म के आधार पर डाइवर्ट करना चाहते थे वहां के लोगों को। देखिए, इसकी शुरुआत तो दिखाई देने लगी थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां के जो थल सेना अध्यक्ष है मुनीर ने, जब पिछले महीने, पिछले से पिछले महीने मार्च में, जब पाकिस्तान
पाकिस्तानी ऑफ इंडिया ऑफ इंटरनेशनल ओरिजिन, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है, उसमें उन्होंने पुनः दो टू नेशन थ्योरी का कहा। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र हैं और धार्मिक आधार पर इनका विभाजन हुआ, और हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग सभ्यता करके उन्होंने एक विभाजन का, जो आज से 78 वर्ष पूर्व की जो विभाजन की विभीषिका थी, उसको दोबारा उजागर करने की कोशिश करी। और उन्होंने एक पुनः इस क्षेत्र में एक अपने वो विभाजनकारी स्टेटमेंट से पुनः उन्होंने हम्म। माहौल को गरमाने का प्रयास किया, और उन्होंने अपनी मंशा को भी जाहिर किया। हम्म। और उसी मंशा को जाहिर करते हुए उन्होंने और उनके द्वारा जो समर्थित आतंकवादी हैं, उन्होंने 22 अप्रैल की घटना को पहलगांव में अंजाम दिया। और वो जो घिनौना चेहरा बार बार पाकिस्तान का, इससे पहले भी जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना हुई, उससे पहले उरी की घटना हुई, उससे पहले अन्य जो बड़ी घटनाएं हुई थी पिछले मनमोहन सिंह जी की सरकार में, 26 नवंबर को जो घटना हुई थी मुंबई में, जो जिसमें काफी लोग मरे थे, और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2001 में पार्लियामेंट पे दिसंबर में अटैक हुआ था, और उसके बाद भी बहुत बड़ा तनाव हो गया था। तो ये एक पैटर्न चलता चला आ रहा है। उनको पता है कि, पाकिस्तान को पता है कि हम सीधे युद्ध में हम भारत से नहीं जीत सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम अगर जीत सकते हैं तो छद्म युद्ध से जीत सकते हैं। और वही परिणीति, वही प्लानिंग जो पाकिस्तान आर्मी की थी, जो चलती चली आ रही थी कारगिल विजय से 1999 से, वो उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो ये पुलवामा पहलगांव की जो इंसिडेंट हुआ है 22 अप्रैल का, वो भी उस प्लानिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है, विनोद जी। हम्म। तो जो अभी तक चलता आ रहा है कश्मीर में, और पाकिस्तान के जो जिस तरीके से छद्म युद्ध लड़ता आ रहा था, पहले मैंने देखा, महसूस किया कि जितने भी राजनेता थे, चाहे प्रधानमंत्री हो पहले, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे। वो सिर्फ बोलते थे पड़ोस देश में आतंकवाद हो रहा है, ये हो रहा है। पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री ने सीधे हमला किया पाकिस्तान पर, और सेना ने भी जी सीधा अंदर घुसकर उनके जी आतंकवादी न केवल ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि मेरे ख्याल से 100 के करीब आतंकवादी मारे भी गए। और साथ ही जब सेना, वहां की पाकिस्तान सेना ने हमारे बॉर्डर पर फायरिंग की, तो भारत ने उनके एयर बेस को ध्वस्त किया। तो ये जी जो जी। रणनीति अपनाई गई भारत द्वारा, ये मेरे ख्याल से पहली बार है इस तरह का, जो सीधे आर पार की लड़ाई के एक तरीके से संकेत था। अ, विनोद जी, ये बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। इससे पहले भी जब उरी की घटना हुई थी, तब भी हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, वो इनडायरेक्ट अटैक था, और हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और जो पुलवामा की जो घटना हुई थी, 14 फरवरी 2019 की घटना हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने पाकिस्तानियों के, जो पाकिस्तान का जहाँ टेररिस्ट बेस था बालाकोट, और एक दो जगह हमने वहां पर स्ट्राइक की थी अपने एयरप्लेन के द्वारा। अब की बार की जो घटना हुई थी, जो 22 अप्रैल की घटना हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था और कहा था कि हम चुन चुन के मारेंगे और घुस के मारेंगे। और हम्म। उसी बयान को देखते हुए, जो 6 और 7 मई की रात को जो पाकिस्तान में 9 आतंकवादी कैंपों को जो नेस्तनाबूद किया गया है हमारे एयरफोर्स के द्वारा, आर्टिलरी फायर के द्वारा, वो हम्म। सारी जगह देखा आपने। देखा कि जो वहां पर जो लश्कर तोयबा के जो कैंप्स थे, जो हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप थे, और जो दूसरे आतंकवादी कैंप थे, सीधे कैंपों को सीधा, जहां सर आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको हम्म। जैश ए मोहम्मद, तीसरा आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, तीनों जो आतंकवादी संगठन थे, उनके जो हम्म। मेन बेस कैंप थे, उनको उड़ा दिया गया। और आपने देखा कि जो जैश ए मोहम्मद का, आपने देखा कि जो मुखिया था, उसके परिवार के काफी सदस्य हताहत भी हुए, और देखा कि पूरे संसार ने देखा कि उसके परिवार के सदस्यों का जब जनाजा उठा, तो आपने देखा कि वहां पर ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद के सारे सुप्रीम कमांडर मौजूद थे, बल्कि वहां पाकिस्तानी सेना के भी वहां पर अधिकारी मौजूद थे। तो इस तरीके से भारतीय सेना और थल सेना, वायु सेना और नौसेना के साहसिक प्रयास से पाकिस्तान का जो सीधा घिनौना चेहरा था, वो जब ये दृश्य लोगों ने भावलपुर वाली घटना को, जब वहां पर जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी शिविर को उड़ाने के बाद जब वहां पर दफनाए गए थे, वहां सारा सबूत के साथ पूरे संसार ने उस घनौने चेहरे को देखा। और विनोद जी, आपने देखा होगा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में भी उसी घटना को, जो भावलपुर में जो कैंट, जो वहां के कैंप को, जैश ए मोहम्मद के सरगना के कैंप को उड़ाया गया, उसके घटना को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नाम, राष्ट्र के नाम
संबोधन में उसको बताया था। हम्म। अगले दिन जिस तरीके से एयरबेस को निशाना बनाया भारत ने, जी और जी उनके जी मेरे ख्याल से 11 ठिकानों पर हमला किया था, और जी अधिकतर जी वो जी एयरबेस थे जहां से उनको हवाई जहाज बाहर निकलने थे, जिनसे हमला करने की जी जी संभावना थी। तो जी ये जी जो जी 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 भारत की रणनीति थी कि अगर उधर से गोली चलेगी हम गोला चलाएंगे, ये बिल्कुल उसी का बिल्कुल हिस्सा था। बिल्कुल बिल्कुल उसी का हिस्सा था। ऐसा था कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब हम लोगों ने उनके 9 आतंकवादी कैंपों को उड़ाया, तो उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन की उम्मीद थी। ऐसा नहीं था हमारे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रिटेलिएशन आता है। लेकिन अब की बार जो कोऑर्डिनेटेड, जो अब की बार 6 और 7 मई की रात को जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना का जो कंबाइंड जॉइंट ऑपरेशन था, उसमें अब की बार एक डेफिनेट पैटर्न के साथ, एक डेफिनेट प्लानिंग के साथ अटैक किया गया था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में पिन पॉइंट करके जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंपों को उड़ाया गया। उसके बाद उम्मीद थी, आपने देखा होगा उसी दिन रात में पुंछ सेक्टर में भी अंधाधुंध फायर की गई। हमारे वाले केस में जब हमारी सेना ने आक्रमण किया, तो विनोद जी आपने देखा होगा कि सिर्फ आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया। हमने ना कोई उनके मिलिट्री टारगेट्स को हमने कोई टारगेट किया, ना ही उनके सिविलियन टारगेट्स यानी कि नागरिक क्षेत्रों को हमने टारगेट किया, बल्कि उड़द पाकिस्तान ने बदमाशी करके उसी रात में उन्होंने पुंछ पर अंधाधुंध फायर किया, और उसमें हमारे कुछ सिविलियन नागरिक उसमें मारे गए। तो ये पाकिस्तान का घिनौना चेहरा था। और अगले दिन चूंकि पाकिस्तान जबरदस्त दबाव में था, और पाकिस्तान के अंदर आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट में हमेशा से तनावपूर्ण संबंध रहते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को ऑपरेट करने का प्रयास किया। लेकिन उससे पहले ही आपने देखा होगा कि वहां उनके एयर डिफेंस की जो उनकी जो साइट थी लाहौर में, उसको भी उड़ाया गया। आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। हम्म। और उसके बाद उनके जो कुछ जहां से वो हमारे देश पर सिविलियन टारगेट पर अटैक करने का कर सकते थे, वहां पर जैसे नागरकोट का वहां पर एयरफोर्स का जो कैंप है, वहां पर बेस कैंप में भी हम लोगों ने वहां पर कार्रवाई करी। और अन्य जो 2-3 जो मुख्य जो वहां के सैन्य ठिकाने हैं, क्योंकि वहां से रिटेलिएशन की उम्मीद थी, तो इसलिए वहां पर भी हमारे वायुसेना और थल सेना ने जॉइंट ऑपरेशन करके उनको दबाव में लिया। न सिर्फ दबाव में लिया, बल्कि उनका जो मेन एमुनेशन कैंप थे या उनके सैन्य ठिकाने थे, उनको हमने नेस्तनाबूद करके हमने पाकिस्तानियों को सीधा मैसेज देने का प्रयास किया था। हम्म। लेकिन हम्म, एक अचानक जिस तरीके से सीज फायर हुआ, उस हम्म, सीज फायर के लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई, सीज फायर की घोषणा तो भारत में होनी चाहिए थी। अमेरिका के नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया? क्या उसको लेकर यहाँ पर कोई सूचना लीक हुई? लेकिन लगता है कि भारत सरकार ने तो उसका कोई वो सपोर्ट किया नहीं, ट्रंप का जो भी बोला उसने। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर जो माननीय मोदी जी ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर एक दफे नहीं, कई दफे हमारे भारतीय सरकार ने क्लियर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम्म। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हम्म। और साथ ही हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा था, कि आपने कहा था कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। इसमें हम बाद में न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे हम बाद में चर्चा करेंगे। उन्होंने हम्म। 3 घोषणाएं कल प्रधानमंत्री जी ने की थी कि टेरर और टॉक नहीं होगी। सीज फायर हम्म। क्या मतलब? टेरर और टॉक नहीं होगी, टेरर और ट्रेड नहीं होगा, हम्म। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेगा। कल आपने देखा होगा, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने हम्म। राष्ट्र के नाम संदेश में कहा। और राष्ट्र के नाम संदेश में न सिर्फ अपने देशवासियों के लिए था, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए था, और मैसेज देने के लिए था कि हम लोग इस विषय पर आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक भारत सरकार की तरफ से एक और मैसेज दिया गया कि अगली बार अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हम्म। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब कि जैसा रेस्पॉन्स अब की बार पहलगांव की घटना के बाद हमने किया है, हम उससे भी ज्यादा बड़ा हम रेस्पॉन्स टेरर और टेरर को पनाह देने वालों की तरफ हम देंगे। एक हम्म। रही बात, आपने सीज फायर की बात करी, सीज फायर का घोषणा की गई। देखिए, डीजीएमओ लेवल पे टॉक चल रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी विनोद जी चालू हो जाती है। इससे पहले भी हम्म। कारगिल वॉर के समय में भी हुआ था, और जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तब भी हुआ था। मुंबई अटैक के बाद भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर के वाले देश हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चली जाती है, साइमल्टेनियसली चली जाती है। हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ,
जो हमारे भारत सरकार के और पाकिस्तान सरकार के, वो कांस्टेंट टच में थे। और ये जो मैसेज था हमारे भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को, सिर्फ स्पष्ट रूप से ये दिया गया था कि हम वहां पर सैनिक ठिकाने और नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, ये टेरर कैंप के खिलाफ ही और टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हमारा ये अभियान है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा था, तो वो प्रयास भारत पर वापस पुनः हमारे नागरिक ठिकानों पर हमला करने का और हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा था, वो प्रयास कहीं बहुत बड़ा रूप लेकर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ ना चला जाए जैसा पाकिस्तान करता है, उसकी तरफ से एक हमने वार्ता का चैनल स्थापित किया था। उसी वार्ता के चैनल के दौरान पाकिस्तान और भारत के बीच में, चूंकि मित्र देश होते हैं, आपने देखा होगा कि पहलगांव की जो पुलवामा की घटना हुई थी उसमें सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब कारगिल था तो वहां पर बिल क्लिंटन ने अपना योगदान दिया था। तो इसमें भी अमेरिका की तरफ से प्रयास किया गया कि ये दोनों देश इस बात पे सहमत हो गए कि बैठेंगे, बात करेंगे, और जो भारत सरकार के कंसर्न है उन सरकार के कंसर्न के लिए भारत और पाकिस्तान मिलकर इस विषय पर आगे बढ़ेंगे, सीरियसली बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ, सीज फायर के साथ ही साथ, भारत सरकार ने अपना मत, विनोद जी, बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी घटना अगर होती है तो हम तुरंत उसका जवाब एज ए एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देंगे। और कहा कि उन्होंने खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो ये सारी चीजें जारी हैं। सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर के मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी, विनोद जी, जारी है। हम्म। एक चीज स्पष्ट हुई इसमें, अभी तक पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के बीच का गठजोड़ पता नहीं चलता था। जी। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे भारत ने हम्म। पहले दिन कहा कि भाई हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है और उन्हीं पर हमला किया, हमने सिविलियन को नहीं किया, आर्मी के क्षेत्रों को नहीं छुआ है, तो हम्म। पाकिस्तान की हम्म। आर्मी या पाकिस्तान की सरकार ने इस बात को क्यों गंभीरता से नहीं लिया कि वो, जब वो हमारे आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं तो हम भारत की जनता पर हमला क्यों करें। देखिए, यही उन्होंने तो कहा कि सबसे भाई बड़ी हम भी समस्या आतंकवादी नष्ट कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कदम उठाने की बजाय उल्टा भारत पर हमला शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि भारत, पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद संगठन एक ही है, और हो है। सकता है बिल्कुल। कवर एजेंट के रूप में पाकिस्तान की सेना के आगे आतंकवादी संगठनों के सदस्य ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखा कि जब बहावलपुर में जो टेररिस्ट कैंप जो जैश ए मोहम्मद का उड़ाया गया था, विनोद जी, तो उसमें आपने देखा कि जब जनाजा उठ रहा था तो उस जनाजे से पहले जो भी उनकी नमाज पढ़ी जाती थी, तो वहां पर आपने जैश ए मोहम्मद के सरगना को भी देखा, हम्म। मौलाना मसूद अजहर को भी देखा, और मौलाना मसूद अजहर के साथ आपने देखा होगा कि पीछे जो सैन्य, जो वहां का तंत्र है, वो भी वहां पर था। तो इसका मतलब क्या हम्म। है कि आतंकवाद और सैन्य, जो उनका प्रतिष्ठान है, वो दोनों साथ साथ हैं। और जो भी आतंकवाद की घटनाएं भारत में हो रही हैं, उसमें सैन्य, जो वहां का जो संस्थान है, वो उसकी शह पर ही यहाँ पर घटनाएं हो रही थी। वो तो एक्सपोज हो गया है बिल्कुल। आतंकवाद और आतंकवादी और आतंकवादी कैंप और सेना, ये सब एक ही है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अंतर देखा होगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो टेररिस्ट था, ओसामा बिन लादेन, कहाँ पकड़ा गया था। ओसामा बिन हम्म। लादेन को वहीं पर ही जो वहां इस्लामाबाद के कैंटोनमेंट है, उसके कैंटोनमेंट के अंदर ही एक कंपाउंड में उसको मार गिराया गया था। तो हम्म। ओसामा बिन लादेन एक समय का वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकवादी था, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। वो कहाँ पकड़ा गया? वो पकड़ा हम्म। ही जो मारा ही मुठभेड़ में, मारा ही पाकिस्तान कैंटोनमेंट के कैंपस के अंदर मारा गया। तो वो तो सीधा सीधा वर्ल्ड को, सबको, सारे संसार को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है। और उसी आतंकवाद के पोषक के साथ साथ पाकिस्तान की हालत खस्ता भी हुई, आज भी खस्ता है। आज भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को लोन $1.5 बिलियन इंडियन मॉनिटरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। आज दिहाड़ी पर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, देश की हालत बहुत, पाकिस्तान की बहुत खराब है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वहां पर उनके दिमाग में आतंकवाद, उनकी विचारधारा में ऐसा पनपा गया है पिछले 20 25 30 वर्षों से, स्पेशली जनरल जिया के आने के बाद से, कि वो उससे बाज नहीं आता है। और उससे बाज और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब की बार बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया है। और विनोद जी, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी और भारत की सशस्त्र की तीनों सेनाओं ने
बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को हम जब तक जारी रखेंगे जब टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बिल्कुल समूल उसका हम नाश नहीं कर देंगे। हम्म। एक चीज और है कि हमें मौका था कि पीओके पर हमला कर सकते थे, पीओके को कब्जा कर सकते थे। और जी उधर चूंकि बलूचिस्तान वाले भी काफी उसमें संघर्ष कर रहे हैं, वो अपना अलग देश चाहते हैं। तो ऐसे हम्म। मौके पर इस पर भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि गृह मंत्री ने भी कहा था कि हम पीओके हमारा है और हम उसको कब्जाएंगे। देखिए पीओके हमारा है, पीओके बिल्कुल निश्चित रूप से लीगल रूप से पीओके हमारा है, और पीओके को एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमारे केंद्र सरकार का दृढ़ निश्चय है कि आज नहीं तो कल हम पीओके को मिला के रहेंगे। हम्म। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, इंटीग्रेशन किया गया, जम्मू कश्मीर में विकास लाया गया। हम्म। और उस विकास के लाने के साथ साथ ये भी था कि हम स्टेबिलिटी लेके आएंगे। आपने देखा होगा कि रेलवे रेलवे लाइन, सुरंगें, वहां पर विकास, वहां पर इस बार टूरिस्ट को भी हम लोगों ने इस बार इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था। दुर्भाग्यपूर्ण ये हम्म। पहलगांव की घटना हो गई। तो उस वजह से उसको थोड़ा सा झटका लगा है, सेटबैक लगा है, तो लेकिन हम कश्मीर को मुख्य धारा में लगभग लगभग हम वापस ला चुके हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है विनोद जी, फेज 5, हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ही वापस मिलाएं, क्योंकि वो भारत सरकार का, भारत की का अभिन्न अंग है। और हम्म। अभिन्न अंग होने के साथ साथ उसको देर सवेर, आज नहीं तो कल, हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को और उसके निवासियों को भारत में मिलना ही होगा, और भारत सरकार भी उसको मिला के रहेगी। हम्म। लेकिन उसका समय हो आज सकता है, समय निश्चित होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन निश्चित रूप से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान की जो गुलामी से मुक्त होगा और भारत में मिलेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जवानों के बीच, वायुसेना के जवानों के बीच पहुंचे आदमपुर में, और उन्होंने काफी समय बिताया और सैनिकों से मिले। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित भी किया। और उन्होंने जो बातें कही आपने भी सुनी होंगी। सैनिकों के बीच मेरा में जब प्राइम मिनिस्टर कोई जाते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक रूप से सैनिकों पर क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। मैं आज ये 11 वर्ष लगभग लगभग पूर्ण हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी के, विनोद जी आपको पता है, वो नव वर्ष और दीपावली हमेशा सैनिकों के बीच में ही बिताते हैं। हम्म। आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी उन्होंने दीपावली या नव वर्ष ऐसा कोई निकाला बिताया हो जो सैनिकों के बीच में ना बिताया हो। कभी किसी छावनी में, कभी बॉर्डर एरिया पर, कभी कहीं रेजिमेंटल सेंटर्स में, सब जगह बिताते हैं। और प्रधानमंत्री जी का सैनिकों के बीच में रहकर सैनिकों के साथ लगाव उनका बहुत लंबे समय से रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम, सुबह जालंधर के आदमपुर बेस में गए और वायु सैनिकों के बीच में उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध में जो अब की बार जो वायुसेना का जो उपयोग किया गया वो आदमपुर बेस को ही बना के किया गया था। तो उनको न सिर्फ क्योंकि हम लोगों ने एक ऑपरेशन, सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, 9 टेररिस्ट कैंपों को उड़ाया है, तो उनको ना सिर्फ धन्यवाद प्रधानमंत्री जी देने गए, बल्कि उनका उत्साहवर्धन भी आज प्रधानमंत्री जी सुबह देने गए थे। और उनका जो तरीका है बड़ा मोटिवेशन होता है। और जब भी सैनिक अपने बीच में अपने प्रधानमंत्री जी, अपने जो जिनको वो चाहते हैं उनको पाते हैं, तो हमेशा सभी के लिए, सभी सैनिकों के लिए और हम जैसे पूर्व सैनिकों के लिए विनोद जी बड़े गर्व की बात होती है। और प्रधानमंत्री जी को पता है, और प्रधानमंत्री जी का हमेशा कहना है कि जब तक सेना है और जब तक ये तीनों सेनाओं के जो संस्थाएं हैं, आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था तो उन्होंने सेना को फ्री हेड दिया था। उन्होंने ये नहीं हम्म। कहा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप से परमिशन लेके किया जाएगा। सेना को उन्होंने पूरा अधिकार विनोद जी दे दिया था। और उसी का परिणाम था कि सेना ने अपनी प्लानिंग करी, एग्जीक्यूशन किया, और उसी एग्जीक्यूशन और प्लानिंग का आज परिणाम है कि पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया गया। ना सिर्फ घुटनों पे लाके किया गया, उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पीछे से सपोर्ट करने वाला जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी हम लोगों ने बहुत क्षति पहुंचाई। हम्म। जी विनोद जी। अच्छा, आप 94 से 2000 तक रहे आर्मी में। जी और उस दौर में जो था, आज हम कितने आत्मनिर्भर हमारी सेना हो गई है, हमारे सेना को जो संसाधन मिले हैं, आपने क्योंकि स्टडी भी किया है इस बारे में। तो आज की सेना और जब 94 99 के बीच की जो सेना में, उसमें कितना फर्क देख रहे हैं आप?
बहुत फर्क हो गया है विनोद जी। अब सारी लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो गई है। हम्म। सारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स हो गए हैं, ड्रोन्स हो गए हैं, मिसाइल्स हो गई हैं। पहले थल सेना का बहुत बड़ा उपयोग हुआ करता था विनोद जी। जब हम 1994 में हमने भारतीय सेना ज्वाइन करी थी, उस समय हम्म। बहुत ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ करती थी, कॉम्बैट ट्रेनिंग हुआ करती थी, वन टू वन कॉम्बैट की लड़ाई की ट्रेनिंग हुआ करती थी। लेकिन धीमे 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 जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांस होता चला गया, मैं तो आज हम्म। से 31 वर्ष पूर्व की बात विनोद जी बता रहा हूँ, हम लोगों ने तो बेसिक राइफलों से, मोर्टार से, रॉकेट लॉन्चर से, बेसिक टैंकों से की थी। अब आजकल सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हो गई हैं, जीपीएस सिस्टम से कनेक्टेड मिसाइल्स हो गई हैं, थिएटर ऑफ वॉर हो गए हैं, इंडिपेंडेंट थिएटर्स हो गए हैं। पहले हम्म। क्या होता था कि जो एयरफोर्स होती थी वो सपोर्ट करती थी और आर्मी नीचे से भरती थी। अब हम्म। आजकल टोटल जो लड़ाई हो गई है वो टोटल एयरफोर्स बेस्ड, एयरबॉर्न बेस्ड हो गई है। अब एयरबॉर्न विनोद जी लड़ाई में अब ड्रोन्स का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है। आपने देखा होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो भी पूरी ड्रोन्स पे हुई। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई हो रही है, आपने उसमें देखा कि टोटल ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। रूस जैसी महाशक्ति भी आज के समय में टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में महाशक्ति होने के बावजूद भी आज जो कि यूक्रेन के सामने लड़ाई लड़ रही है, अभी भी संघर्ष कर रही है। उसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग होने लगा है। और यहाँ हम्म। पर भी आपने देखा होगा, अभी जो हम लोगों ने जो पाकिस्तान जो टेररिस्ट बेस किया था, वो भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टारगेट की एक्विजिशन करके। आपने वीडियो के फुटेज विनोद जी देखे होंगे कि पिन पॉइंट कर कर एक जो मस्जिद थी बहावलपुर की, उसका डोम को उड़ा दिया गया। आपने देखा होगा कि मस्जिद की चारों मीनारें सुरक्षित हैं, जो मेन डोम है पिन पॉइंट करके एक्यूरेसी के साथ उसको उड़ा दिया गया। तो टेक्नोलॉजी बहुत उसका बड़ा उसका महत्व हो गया है विनोद जी। और जितने भी आजकल चाहे मिलिट्री का, एयरफोर्स का हार्डवेयर हो, चाहे नेवी का हार्डवेयर हो, चाहे वो आर्मी का हार्डवेयर हो विनोद जी, सारे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं। और सारा फायर एंड फॉरगेट, मतलब आप सीधा फायर कर दीजिए, उसके बाद वो जो एम्युनिशन होगा वो अपने आप टारगेट को ढूंढता रहेगा। इस टाइप के एम्युनिशन आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी हम्म। का बहुत बड़ा उपयोग हो गया है। और धीमे धीमे जो वॉर है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, छोटे छोटे थिएटर्स में वॉर होती है। पहले क्या होता था विनोद जी कि पहले जब वॉर होती थी तो पूरा फ्रंट, पूरा ब्रिगेड का फ्रंट होता था, या पूरा हम्म। डिवीजन का फ्रंट होता था, या पूरा कोर का फ्रंट होता था। अब क्या होता है, हम्म। छोटे छोटे पॉकेट्स में लड़ाई होती है। तो छोटे पॉकेट्स के लिए छोटा स्पेस होता है, छोटी जगह आपको एयरफोर्स भी का भी, नेवी का, एयरफोर्स का और आर्मी का दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। छोटे छोटे से थिएटर्स में लड़ाई होती है। तो उसका जो एक पूरा जो पूरा एक फ्रंट होता था, वो फ्रंट बहुत छोटा हो गया है। और उस छोटे फ्रंट को अलग अलग कई सारे फ्रंटों में, मल्टीपल फ्रंट्स में कंबाइंड करके अब उसकी लड़ाई होती है। तो ये हम्म। टैक्टिक्स है, वॉर का फ्रंट है। ये बहुत परिवर्तित हो गया। आपने देखा होगा विनोद जी, अभी कुछ समय में पूर्व लड़ाई, अब वो सीधी लड़ाई नहीं होती आमने सामने की, उधर से सेना इधर से सेना और लड़ गए। आपने देखा कि अमेरिका 20 साल तक वहां पर अफगानिस्तान में रहा और उसके बाद उसको छोड़ के आना पड़ा। और इसराइल, और आपने देखा होगा कि गाजा की लड़ाई अभी भी चली रही है, दोनों में संघर्ष है अभी भी। इसराइल के जो 8 अक्टूबर को जो उनके बंधक बनाए गए थे, उसमें से बहुत सारे बंधक अभी भी नहीं छूटे हैं, बावजूद इसके कि इसराइल ने गाजा में बहुत बड़ा विध्वंस किया हुआ, आज तक भी बहुत सारे बंधक अभी भी नहीं छुट के आए हुए हैं। तो लड़ाई का बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। और जो ये संघर्ष है ना, वो मल्टीपल फ्रंट में, छोटे 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 फ्रंट्स में बहुत जगह फैल गया है। सीधी सीधी लड़ाई नहीं होती है आजकल के आमने सामने में। हम्म। तो वो टेक्नोलॉजी और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गया है वो। तो ये सारी चीजें हैं विनोद जी, जिसका स्वरूप भी चेंज हो गया है। और लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि भारतीय सेनाएं, आपने देखा होगा कि मैं तो आर्मी से छोड़ने के बाद काफी सारे आर्मी में रिफॉर्म्स हुए हैं। आपने देखा होगा सीडीएस का एक नया पद जनरल बिपिन रावत जी को एस्टेब्लिश किया गया था। जो हम्म। आपने, बिपिन रावत जी है तो कंबाइंड डिफेंस स्टाफ, यानी कि थिएटर ऑफ कमांड में, जहां पर थल सेना, वायु सेना, नौसेना तीनों को एक ज्वाइंट करके कर दिया गया है। तो वो स्वरूप बदला, मतलब बदला गया है आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का। और अलग अलग थिएटर ऑफ कमांड में अलग अलग कमांडर्स बना दिए गए हैं। इस टाइप का रीऑर्गेनाइजेशन आर्मी में हाल के वर्षों में हुआ है। और जो भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो चीन के फ्रंट की हो, चाहे वो पाकिस्तान के फ्रंट की हो, चाहे हमारे नॉर्दर्न फ्रंट की हो, चाहे वो वेस्टर्न फ्रंट की हो, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां हमारे सेनाओं की जा रही है। हम्म।
अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण इस दौर हुआ है देखिए, पहले हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो गवर्नमेंट के अधीन होता था और बहुत जी सीमित था। और अब जी भारत ने डिफेंस कॉरिडोर बनाना शुरू कर दिया और उसके जी जी जरिए जी डिफेंस की बहुत सारी चीजें उत्पादन भारत में ही होने लगे। हम जी आत्मनिर्भरता जी की तरफ बढ़ने लगे, हम निर्यात करने लगे। ये जो बदलाव जी आया है, जी ये भारत के किस स्वरूप को प्रदान करता है? बहुत स्वरूप को प्रदान करता है। देखिए, अभी पिछले वर्ष ही, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही हम लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए का डिफेंस का हार्डवेयर निर्यात किया। आज भारत हवाई जहाज भी बना रहा है, और आज भारत टैंक भी बना रहा है, तोप भी बना रहा है, और उनका एमुनेशन गोले भी बना रहा है, और इसका हम्म। डिफेंस हार्डवेयर का बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन हम्म। ये डिफेंस का जो इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम को आपको क्रिएट करना पड़ता है। अगर टैंक बनाना है, तो टैंक के लिए पीछे आपको फोर्जिंग करनी पड़ेगी। फोर्जिंग से पहले आपको एक स्पेशल मेटल लाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कल्याणी फोर्जिंग, इस समय बोइंग के लिए भी कल्याणी फोर्जिंग, जो बोइंग जो अमेरिका की बहुत बड़ी शस्त्र निर्माता कंपनी है, वो कल्याणी कल्याणी फोर्जिंग से अपनी फोर्जिंग बना रही है। ठीक इसी तरीके से तेजस है, या जो भी हमारे डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स के डिफेंस सिस्टम है, या नेवी का जो डिफेंस सिस्टम है, वो सारे यहाँ पर बन रहे हैं। उनका हार्डवेयर है, उनका सॉफ्टवेयर है, उनकी तकनीकी है, उसको क्रिएट किया जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर का, विनोद जी, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम्म। प्राइवेट सेक्टर की और जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, उन दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर कर रहा है। हमारी जो डीआरडीओ है, हम्म। डीआरडीओ भी बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और डीआरडीओ में जो फंडामेंटल रिसर्च है वो हो रही है। अगर हमें टेक्निकल कोलिब्रेशन इजराइल के साथ चाहिए, या फ्रांस के साथ चाहिए, या रूस के साथ चाहिए, या अमेरिका के साथ चाहिए, वो सारे टेक्निकल कोलिब्रेशन करने का प्रयास हो रहा है। एमओयू साइन हो रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी है, नए स्टार्टअप भी, विनोद जी, एक इकोसिस्टम डिफेंस में स्टार्टअप का भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से किया जा रहा है। और डिफेंस कॉरिडोर की आप बात ही कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कई सारे डिफेंस कॉरिडोर है। यहाँ अलीगढ़ में है, बुंदेलखंड में है, लखनऊ के हम्म। पास एक डिफेंस कॉरिडोर है। तो एक सारा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, जो डिफेंस की जरूरत को दिमाग में रखते ही किया जा रहा है। भारत की जो जोग्राफिकल, जो भौगोलिक स्थिति है, बड़ी टफ है। हम्म। हर तरफ दुश्मन देश हैं। नॉर्थ में चीन है, बहुत बड़ा दुश्मन देश है। हम उसके साथ 1962 की लड़ाई लड़ चुके हैं। हमारे पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ हम तो कई सारे लड़ाई लड़ते ही हैं। बल्कि हमने चार तो सीधी सीधी लड़ाइयाँ, हम्म। 1948 की, और 1965 की, 1971 की, और देखा जाए तो 1999 की कारगिल युद्ध भी हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ लड़ा और किया। तो उसके लिए हम लोगों को अपनी सीमाओं को सुरक्षित भी रखना है, और भारत को भी हमें एक एक और अखंड रखना है। देखिए, जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेगी, भारत विकास नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सीधी सी बिल्कुल। बात है। जिस बिल्कुल। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, वो विकास करता है। अमेरिका क्यों आज विकसित है? क्योंकि उसकी सीमाएं सुरक्षित है। उस पर कहीं से किसी भी तरफ से अटैक होने का कोई उसको भय ही नहीं है। ऐसी चीन है, चीन ने भी अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षा कवच बना रखा है, इसलिए आज वो ग्रो कर रहा है। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, विनोद जी, 1947 में जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे अपने कर लेंगे, तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र का जो सपना है, जो बचे हुए 22-23 साल में हमें अगर पूरा करना है, तो हमें सैन्य शक्ति को भी हमें बढ़ाना होगा। हम्म। सैन्य पे हमने खर्चे को भी हमें बढ़ाना होगा। सैन्य में हमें नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। सैन्य में हमें नया टैलेंट भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना जो वे ऑफ वारफेयर है, वो वारफेयर अब टोटल चेंज हो गया है, विनोद जी। अब टोटल डिफरेंट टाइप का वारफेयर है। सैटेलाइट से ट्रैकिंग होती है, सैटेलाइट से इमेजरी जाती है, सेंसर्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, वो सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और हम्म। उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ, विनोद जी, सारी चीज़ों का इकोसिस्टम ये सरकार क्रिएट कर रही है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, डीआरडीओ है, और साथ में प्रधानमंत्री जी हैं। इन सब लोगों ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। लेकिन ये थोड़ा समय लेता है। हम्म। डिफेंस में टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, ट्रायल करना, और ट्रायल सक्सेसफुल रहे, इन सब का बहुत बड़ा, बहुत लंबा समय होता है। लेकिन अभी से हम लोगों ने एक अच्छी शुरुआत कर दी है, विनोद जी। और हम्म। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा भी है कि हम लोगों ने मेक इन इंडिया के शस्त्रों का सफल इस्तेमाल किया है। तो पूरी दुनिया ने देखा है कि मेक इन इंडिया के जो शस्त्र हैं, उनका किस तरीके से सफलतापूर्वक हम लोगों ने, जो अभी आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें इस्तेमाल किया है। और हम्म। दुनिया ने देखा।
तो ये सारा इकोसिस्टम है विनोद जी, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए हम लोगों को अपने अंदर ही स्टार्टअप इकोसिस्टम और शस्त्र को निर्माण का हमें को और मजबूत करना होगा और उसको गति देनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। आपने बहुत व्यापक रूप से जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है और सेनाओं के जो संसाधन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उस पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत की है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपका ये जो इंटरव्यू लिया उससे बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप आपका भी धन्यवाद विनोद जी, आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि आपसे एग्रीकल्चर के विषय में पिछली बार कुछ समय पूर्व हमने आपसे चर्चा की थी। अब की बार आपने बिल्कुल डिफरेंट विषय, क्योंकि इस समय का विषय ऑपरेशन सिंदूर का, आपने अच्छी सार्थक चर्चा करी, और मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों को भी कुछ जानकारी मिलेगी और